तो कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के सामान्य अध्ययन में आने वाले प्रश्नों की जो सीरीज शुरू करी गई है, कल उसका पहला क्लास आ गया था। आइए आज हम उसका दूसरा क्लास देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? हमारा पहला विकल्प है Na2CO3, CaCl2, CaOCl2 और NaCO3। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी CaCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कारकर्ता कौन था? हमारे विकल्प हैं माइकल फैराडे, चार्ल्स वेबेज, व्हीलर, सैमुअल ब्राउन। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारकर्ता थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। बेबेज को अंततः अधिक जटिल डिज़ाइन करने के लिए एवं उनके नेतृत्व में पहली यांत्रिक कंप्यूटर की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें अन्य क्षेत्रों में अपने विभिन्न कामों के लिए भी जाना जाता है। बेबेज के द्वारा निर्मित अपूर्ण तंत्र के हिस्सों को लंदन साइंस म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? हमारा विकल्प है सेंट्रो, लाइसोसोम, राइबोसोम और पाइबोसोम। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोलाकार थैलीनुमा अंगाणुओं को लयनकाय यानी लाइसोसोम कहते हैं। क्रिश्चियन डी डुवे ने सर्वप्रथम सन 1955 में लाइसोसोम की खोज की। ये गोलाकार काय होते हैं जिनके व्यास 0.4 म्यू से 0.8 म्यू तक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? इसमें हमारे विकल्प है विधायिका, राजनीतिक दल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें हमारा विकल्प डी यानी न्यायपालिका सही है। न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों दोनों को निर्देश देने, आदेश देने तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण लेख के रूप में है। यही आदेश सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा प्रहरी बना देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हमारे विकल्प हैं मुंडकोपनिषद, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र। तो इसमें हमारा विकल्प ए यानी मुंडकोपनिषद सही है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल पर लाने और उसका प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। संपूर्ण भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? इसमें हमारा विकल्प है भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को या संसदीय कार्य मंत्री को। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन स्वयं में से ही करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद के लिए कोई पृथक शपथ या प्रतीक्षा नहीं ग्रहण करता है, किंतु लोकसभा के सदस्य के रूप में वह शपथ ग्रहण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? हमारा पहला विकल्प है वृद्धि, कमी, स्थिर बने रहना या घटना या बढ़ना। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, स्थिर बने रहना। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों यानी मूल्यों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? इसमें हमारे विकल्प हैं कृषि क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र। जिसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी औद्योगिक क्षेत्र।
करदाता द्वारा दिए जाने वाला ऐसा अनिवार्य अंशदान है जो किसी सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। कहा भी जाता है ओनली डेथ एंड टैक्स इज सर्टेन, यानी केवल मृत्यु और टैक्स ही सर्टेन है, बाकी सारी चीज़ें तो अनिश्चित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इसमें हमारे विकल्प हैं इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या खिज्र खान। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना करी थी। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसका स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, नरसिंह वर्मा पल्लव ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या शशांक ने? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन का राज्य पूरब में कामरूप तक तथा दक्षिण में कन्नौज उसकी राजधानी थी, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। उसने 647 ईस्वी तक शासन किया। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित किया। हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? हमारे विकल्प हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। डलहौजी ने भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी अधिकार के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति राज्यों को हड़पने की थी। इस नीति को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों की रियासतों को विभाजित कर दिया और 17 राज्य जो था राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़पने वाला पहला राज्य था। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? इसके विकल्प हैं कि 2 पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं, 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती हैं, या 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, या ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। जिसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। इसीलिए कहा जाता है सर्दियों में कि एक वूलन के बजाय 2 कॉटन के कपड़े पहनिए तो वो ज़्यादा फायदेमंद करेगा। आगे के प्रश्न देखते हैं कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी बाणभट्ट हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? हमारे विकल्प हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ये तो आप सबको ही पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के चिक्कन गांव में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। सन 1879 में उन्होंने बीए तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिलक हिंदुस्तान के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलक का यह कथन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा बहुत प्रसिद्ध हुआ। लोग उन्हें आदर से लोकमान्य नाम से पुकार कर सम्मानित करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत है। हमारे विकल्प हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस या रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हमारा विकल्प बी यानी नाभिकीय संलयन सही है। नाभिकीय संलयन सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत है। जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं
तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन उच्च ताप तथा उच्च दाब पर संपन्न होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तारों में हमेशा होती रहती है, और सूर्य भी एक तारा है, इसलिए उसमें प्रक्रिया होती रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे विकल्प हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बता ही चुके हैं। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है, मतलब वो निर्धारण करती है कि नीतियाँ बनेंगी कैसे। कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा या छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी कर्नाटक से संबंधित है कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना। कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना कर्नाटक में स्थित है। यह क्षेत्र लौह इस्पात के कार्य के लिए प्रसिद्ध है तथा नैसर्गिक संपदा के लिए भी मशहूर है। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, सोडियम क्लोराइड साधारण लवण का रासायनिक नाम है। लवण यानी साल्ट एक यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। खाने वाला नमक एक प्रमुख लवण है। रासायनिकता यह नमक सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है। पोटेशियम नाइट्रेट एक दूसरा लवण है जो नाइट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन आयन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पोटेशियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित करने से बनता है। अतः लवण कई प्रकार के हो सकते हैं और इसके हिसाब से कई साधारण लवण के कई रासायनिक सूत्र हो सकते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? हमारे विकल्प हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी या राजीव गांधी। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था और 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में है, विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। इन्होंने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, रीता फारिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, रीता फारिया भारत की प्रथम महिला थी जो कि विश्व सुंदरी बनी। 1966 में भारत को पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली महिला रीता फारिया थी। इनका जन्म 1945 में मुंबई में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है वर्ष 1934 में, 1952 में, 1935 में या 1948 में। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तब से यह भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या हॉकी। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी फुटबॉल संबंधित है संतोष ट्रॉफी से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF भारत में खेल की शासी निकाय के तहत क्षेत्रीय राज्य संघों और सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का एक महासंघ है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है? हमारे विकल्प हैं तांबा, चांदी, सोना या पत्थर। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है,
चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ऊष्मा चालकता पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उसमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचारण होता है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्येक पदार्थ की ऊष्मा चालकता भिन्न भिन्न होती है। तो ये था हमारा क्लास नंबर 2। अब ये सीरीज़ रेगुलर आएगी और जीएस की इस सीरीज़ को आप रेगुलर देखिए, और यहाँ से अगर पूरी सीरीज़ अगर आपने देख ली तो निश्चित है कि जीडी में जीएस के प्रश्नों में तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। आगे के लिए कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।